जय हिंद, नमस्कार साथियों। एक बार फिर से सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीटीएस कैंपस में। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। साथियों, होमवर्क रिवीजन सीरीज में आज मेरा छठा दिन है और ये बिहार स्पेशल है। बिहार स्पेशल से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। टोटल बिहार स्पेशल के हम नोट्स को यहाँ पे अरेंज किए हैं। टोटल बिहार स्पेशल हम लोग देखने वाले हैं और आपको हम बता दें कि बहुत अच्छा सब समझ जाइएगा। देखिए, इसमें जो है आपको एंशिएंट हिस्ट्री जो हम करवाए थे उसमें बिहार स्पेशल का बहुत सारा पार्ट कवर कर चुके हैं, जहां से हमें क्वेश्चन बनती थी, लेकिन उसको जो कवर हम लोग कर चुके हैं तो वो वाला पार्ट इसमें हम इंक्लूड नहीं किए हैं। हम इसमें वही फैक्ट सब इंक्लूड किए हैं जो बिहार स्पेशल के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हिस्ट्री का पार्ट मेन रूप से, जैसे सिरसा सूरी के बारे में नहीं पढ़े थे, एंशिएंट हिस्ट्री वाला पार्ट ये मेडाइवल में, तो उसको यहाँ पे पढ़ लेंगे। ठीक है, तो चलिए, वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। और चैनल पर नया तो चैनल से जुड़ जाइए, शेयर जरूर किया कीजिए, ताकि देखिए हम बोलते नहीं है किसी भी वीडियो में, लेकिन आप लोग का अपना फर्ज होना चाहिए कि चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि देखिए लोगों तक फैले मेरा बात। ठीक है, जो भी अगर फ्री का कंटेंट आपको मिल रहा है तो लोगों तक फैलना चाहिए वो बात, उसका फायदा उठाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, शेरशाह सूरी के बारे में अगर पढ़ते हैं और सिख धर्म के बारे में, यहाँ से क्वेश्चन देखिए बनता है। शेरशाह सूरी जो था बिहार में, जन्म इसका 1486 में हुआ था। पिता का नाम था इसका हसन खां और सासाराम जहांगीर में, मतलब कि जागीरदार थे, एक बहुत बड़े, मतलब जमींदार जागीरदार जिसको कहा जाता है वो थे। अच्छा, शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? फरीद का। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसलिए याद रखिएगा। बहार खां नुहानी ने फरीद खां को शेर खां की उपाधि दिया था। बहार खां नुहानी जो था, उन्होंने इसको क्या किया था? शेर खां की उपाधि दिया था। अच्छा, बहार खां नुहानी की जो पत्नी थी, जब बहार खां नुहानी मर गए थे, उनकी पत्नी थी, उनके विधवा दूदू बेगम से शादी कर लिया कौन? शेरशाह सूरी ने शादी कर लिया था। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। शेर खां ने 1934 में सूरजगढ़ की लड़ाई में बंगाल को हराया था। ठीक है, बंगाल को हराया था। देखिए, अगर बात किया जाए तो शेरशाह सूरी बहुत ही चालाक, बहुत ही होशियार आपको शासक रहा था। ठीक है, तो बंगाल में सूरजगढ़ के लिए बंगाल को हराया था। अच्छा, 1939 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को हराया था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के बचपन की अगर बातें हम लोग करें तो शेरशाह सूरी ने क्या किया था? मुगल मुगल जो बादशाह था आपको, बाबर बाबर उसके मतलब दरबार में ये सेना थे। ठीक है, उसके दरबार में सेना थे। और हुमायूं किसका बेटा था? बाबर का बेटा था। तो ये इतना चालाक था ना एक्चुअली शेरशाह सूरी। ठीक है, इतना चालाक था। तो बाबर हमेशा हुमायूं को समझाते रहता था कि देखो बेटा, एक सेना है शेरशाह सूरी, उससे थोड़ा बच करके रहना। तो ये हुमायूं एकदम से नजरअंदाज कर देता था, अरे नहीं पिताजी, कुछ नहीं होगा ऐसे। अब पता चला उसके पिताजी का जब देहांत हुआ तो 15 हुमायूं को हरा कर किसका गद्दी कौन अपना लिया? शेरशाह सूरी। इसलिए कहा जाता है बड़े बुजुर्ग की जब भी बातें हो उसको ध्यान से सुनना चाहिए, लेना चाहिए अमल में। 1539 में चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी को उपाधि मिला था। पीवीआई है। नेक्स्ट, 1540 में कन्नौज बिलग्राम युद्ध में हुमायूं को पराजित कर आपको दिल्ली पर शासन कर लिया था। अब देखिए, 1540 में ये तीन युद्ध आपको याद रखना दे देगा। चौसा का युद्ध कब हुआ, किसके बीच हुआ? हुमायूं और शेरशाह के बीच। ऐसे क्वेश्चन बनेगा। 1540 में हो गया कन्नौज बिलग्राम का युद्ध। कब हुआ कन्नौज या बिलग्राम? 1540। किसके बीच में हुआ? हुमायूं और आपका किसके बीच में? तो शेरशाह के बीच में। अच्छा, 1541 की बात करेंगे, पटना के दुर्ग बनवाए गए थे, बिहार की राजधानी बनवाए थे। आपको ये दो तीन युद्ध याद रखना है। ठीक है ना, याद रखना है। अच्छा, 1541 में क्या किया था? पटना में दुर्ग बनवाए थे। दुर्ग मतलब ये होता है चारों तरफ से बाउंड्री करके अच्छा खासा बनाना पटना को। अच्छा, बिहार की राजधानी पटना लाए थे। बिहार की राजधानी राजगिरी से पटना लाए थे। अच्छा, वर्णन इसका है अब्दुल्ला के तारीखे दाऊदी में, इसका वर्णन है। देखिए, पटना का नाम पटना किसने रखा? शेरशाह सूरी ने रखा। याद रखिएगा, पटना का नाम पटना किसने रखा? शेरशाह सूरी ने रखा। रुपए कौन ने चलवाया? शेरशाह सूरी ने। 1545 के कालिंजर अभियान में गोला फटने से एक अभियान करे थे, उसमें क्या हुआ कि गोला फेंके, ऊपर से गोला गिर करके इनका मृत्यु हो गया। अच्छा, ये जो आप युद्ध देखे हैं 1540 में, हुमायूं भाग करके चले गए यहाँ से। एक तरह से इस समय में क्या था कि मुगल वंश का खात्मा हो गया था। ठीक है, शेरशाह सूरी ने मुगल वंश को खत्म करके एक तरह से उस पर कब्जा कर लिया था। लेकिन फिर से हुमायूं ने 1500 आपको 55 में आ गया। क्यों? क्योंकि शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई यहाँ पे 45 में। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते।
जीवन काल में सासाराम में इंडो इस्लामिक स्थापना का कला आधारित मकबरा का निर्माण कराया, मृत्यु के बाद इसमें दफनाया गया। इन्होंने एक मकबरा के मतलब कि मकबरा का स्थापना करवाया, जो कि आपको सासाराम में स्थित है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा आपको शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है, तो सासाराम में। डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, शेरशाह सूरी का मकबरा का निर्माण किस पत्थर से किया गया है, लाल बलुआ पत्थर से। बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन है, याद रखिएगा, यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन हिट होता है। अब बहुत ही बेहतरीन है, आप लोग सर्च करके देखिएगा आज, ठीक है। तालाब के बीचों बीच है, बहुत मस्त है। शेरशाह सूरी के बारे में और देखते हैं हम लोग। शेरशाह बिहार में रोहतास किले बनवाए थे। अच्छा, जब्ती प्रणाली लाए, भूमि मापने के आधार लाए, जो अकबर भी अपनाया। आपको हम बता देते हैं, अकबर, इसके बाद अकबर का शासन काल आया था हुमायूं के बाद। इतने दूरगामी मतलब नेता थे, मतलब कि शासक थे ना शेरशाह सूरी, जो अकबर भी प्रभावित होकर जितने काम ये चलाए थे, भूमि मापने, बस भूमि माप करके सब कुछ करते थे, जब्ती प्रणाली सब कुछ कौन अपना लिए थे, अकबर अपनाए थे बाद में। अच्छा, शासन व्यवस्था बहुत अच्छा था। रात के 12 बजे भी आप कहीं निकल जाइएगा, कोई आपको टच नहीं कर सकता, कोई आपसे छीन छोड़ नहीं कर सकता था। संचार व्यवस्था, डाक व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था सब लागू किया था। सारा तरह की व्यवस्था इन्होंने लाया था। अच्छा, ग्रांड ट्रंक रोड बनवाए थे। ये ग्रांड ट्रंक रोड जो है किसने बनवाया था, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था, शेरशाह सूरी ने बनवाया था, याद रखिएगा। चलिए, अब सिख धर्म के बारे में देखते हैं मेरे मित्रों। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक थे। बिहार में यात्रा ये किए थे। गुरु नानक को मृत्यु करतारपुर में 1538 में हुआ, ठीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। गुरु नानक लंगर नाम का आपका निःशुल्क भोजन स्टार्ट किए थे, ठीक है। लंगर नाम का, आप आज भी देखते होंगे कि सिख धर्म क्या है, कि आप जाइएगा ना खाना खाने के लिए, ठीक है। अच्छा, जन्म करतारपुर में हुआ था, ठीक है, मृत्यु वहीं हुआ था एक दिन। अच्छा, गुरु नानक क्या था, आप आज भी आप जाइएगा तो सिख धर्म देखिएगा कि आप खाना पीना खाइए एकदम से फ्री, फ्री में, कोई दिक्कत नहीं है। एक अब आज से कुछ दिन पहले, आज से 2 महीना 3 अढ़ाई महीना पहले हम गए थे घूमने के लिए एक्चुअली दिल्ली, ठीक है। तो वहां पर शीश महल आपका क्या है, आपका ये गुरुद्वारा है शीश महल, जहाँ पे नरेंद्र मोदी जी भी आए थे, ठीक है। तो वहां पे देखिएगा इतना बेहतरीन ढंग से हम देखे ना, मतलब पूछिए मत, हम भी गए थे अंदर प्रसाद खाने, मतलब पूछिए मत, दिल खुश हो जाएगा। तो ऐसा ऐसा चीजें हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सिख धर्म के दूसरे गुरु कौन हुए थे, गुरु अंगद। लंगर व्यवस्था अस्थाई बनाए थे और गुरुमुखी लिपि लिखा था। यहाँ से क्वेश्चन यही बनता है, गुरुमुखी लिपि किसने आराम किया था, गुरु अंगद ने। यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। तीसरे गुरु कौन थे, आपका अमरदास, ठीक है, अमरदास थे। तो अमरदास जो थे, अकबर जाकर मिले एवं गुरु पुत्री को बीबी भानी कई गांव आपको दान में दिए थे। अकबर जाकर के इनसे मिले रामदास को, रामदास को जो है बहुत सारा आपको मतलब क्या किए कि जगह दिए थे दान में, गांव दिए थे। अच्छा, चौथे गुरु थे रामदास, जैसे अमरदास। बीवी के पति रामदास अकबर ने 500 बीघा जमीन दिए थे। रामदास को 500 बीघा जमीन कौन दिए थे, अकबर ने दिए थे, याद रखिएगा। अच्छा, अभी जहाँ पर मतलब अमृतसर है, अमृतसर शहर जो है इसी जगह पे बसा हुआ है। कहाँ पे बसा है, इसी शहर पे, इसी जगह पे बसा हुआ है जहाँ पर 500 बीघा जमीन दिए थे, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन यही बनेगा, अकबर ने 500 बीघा जमीन किसको दिया था, रामदास के। अच्छा, अमृतसर नामक जलाशय में शहर की स्थापना यहीं पे की गई है। पांचवें गुरु हम लोग देखते हैं अर्जुन देव। सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना किसने किया था, अर्जुन देव। क्वेश्चन यही बनेगा, आदि ग्रंथ की रचना किसने किया, अर्जुन देव ने। अच्छा, अमृतसर जलाशय के मध्य हरमिंदर साहब, अभी आप स्वर्ण टेम्पल जो देखते होंगे, हरमिंदर साहब इसको बोलते हैं, का निर्माण करवाए थे। वर्तमान में ये स्वर्ण मंदिर है, किसने, अर्जुन देव ने। राजकुमार खुसरो की सहायता किए थे, इसलिए जहांगीर ने इसे मरवा दिए थे। अब देखिए कितना शॉर्ट पॉइंट हम इंक्लूड किए हैं। दो ऐसे सिख गुरु हुए, दोनों को आपको मुगल शासक ने मरवाए थे। पहला अब याद रखना है, अर्जुन देव। अर्जुन देव ने क्या किया था, जो सिख के गुरु थे, आपको राजकुमार थे अमीर खुसरो, ठीक है, वो उसका सहायता किया था। वो उन्होंने क्या किया था, अपने पिता के लिए, आपको जहांगीर के लिए क्या किया था, आंदोलन स्टार्ट किया था, जिस कारण से जिसको अर्जुन देव ने सहायता दिया था, जिस कारण से जहांगीर ने
मतलब गुस्सा होकर इसको मरवा दिया कि आपने सहायता उसे क्यों दिया। समझ रहे बात को, सहायता उसको क्यों दिया। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। छठे गुरु देखते हैं। छठे गुरु हो जाएंगे आपका हरगोविंद। सिखों के सैन्य शक्ति बढ़ाए, अकाल तख्त ईश्वर की सिंहासन का निर्माण, 2 तलवार बांध करके गद्दी पर बैठते थे, दरबार में नगारा बजवाते थे, अमृतसर में किलाबंदी करवाए इन्होंने। जब डीप में क्वेश्चन में जाइएगा तो ये क्वेश्चन आपको पूछता है। 7वें गुरु थे आपको दारा सिखों से मिलने आने वाले आशीर्वाद लिए थे, ये पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं। चलिए 8वें गुरु थे हरकिशन थे, मृत्यु चेचक एवं औरंगजेब को गुरु पद समझाए थे। देखिए इनका मृत्यु चेचक से हो गया, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने औरंगजेब को क्या किए थे, गुरु पद सिखाए थे, गुरु पद समझाए थे। चलिए 9वें गुरु कौन थे, इस्लाम स्वीकार नहीं किए थे, औरंगजेब ने इसको मृत्यु दंड दे दिया था। 3 जगह से क्वेश्चन ज्यादा बनता है कि सिख के 9वें गुरु की हत्या किसने किया था, आपको कौन, आपको औरंगजेब ने। क्यों, क्योंकि इन्होंने सिख धर्म को स्वीकार नहीं किया था, इन्होंने इसे मरवा दिया था। ठीक है, अर्जुन देव के बारे में हम बोल ही दिए हैं, तो जहांगीर ने मरवाया था। ठीक है, अब बढ़ते हैं 10वें गुरु के बारे में देखते हैं, गुरु गोविंद सिंह। यहाँ से क्वेश्चन बनता है क्योंकि पटना से रिलेटेड है। जन्म इनका पटना में 1666 में हुआ था। अपने को सच्चा पातशाह कहा। सिख के लिए 5 चीजें इन्होंने लाया, जैसे केस, कंघा, कृपाल, कच्छा एवं करा। अब देखते होंगे सिख धर्म के लोगों को आपका केस होगा बड़ा बड़ा थोड़ा सा, कंघा एक रखते होंगे, कृपाल, ठीक है, कच्छा, करा हाथ में पहनने वाला करा। फारसी में जफरनामा लिखे थे इन्होंने, फारसी में जफरनामा लिखे थे। चलिए गुरु गोविंद सिंह के बारे में, पत्नी का नाम था गुजरी देवी। आपको खालसा पंथ की स्थापना की पूछ देगा, आपको खालसा पंथ की स्थापना किसने किया, तो गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, इंपोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। आपको देखिए बहुत सारा फैक्ट है, इसलिए थोड़ा सा फास्ट पढ़ाना होगा हमें। ठीक है, बहुत सारा है बिहार स्पेशल, फास्ट थोड़ा सा करना होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद है कंपनियों का आगमन और जनजातीय विद्रोह। ठीक है, कंपनियों का आगमन बिहार में अगर देखते हैं तो बिहार में यूरोपीय कंपनियों का आगमन में सर्वप्रथम पुर्तगाली आए थे बंगाल में पटना नाव की सहायता। पुर्तगाली लोग सबसे पहले आए थे पटना में। पटना में मुख्य रूप से क्या आए थे, सोरा एवं सूती वस्त्र, चीनी मिट्टी के प्रमुख सामग्री का बिजनेस करने के लिए। आपसे पूछेगा कि बिहार जो है किस व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, तो सोरा और सूती वस्त्र के लिए। ठीक है, याद रखिएगा, सोरा, सूती वस्त्र और चीनी मिट्टी, खास करके सोरा के लिए। अच्छा, 1632 में पटना में पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत डचों ने अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था, सामग्री सूती वस्त्र, सोरा आदि के लिए। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, डचों ने पटना में कब अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था या अभी कहां पर, ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अंग्रेजों द्वारा 1620 में पटना में आलमगंज में व्यापारिक केंद्र खोले गए थे। अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी 1632 में भारत आया था। ठीक है, बिहार आया था। अंग्रेजी कंपनी की फैक्ट्री वर्तमान में गुलजारबाग पटना गवर्नमेंट ऑफ पेंटिंग सर्वे कार्यालय में स्थित है। अभी भी देखिएगा यहाँ पे आपको स्थित है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनता नहीं, आपको फैक्ट के लिए लिख दिए। चलिए डेनिश कंपनी 1774 में पटना सिटी नेपाली कोठी के पास अब वो फैक्ट्री खोला था, नेपाली कोठी के पास फैक्ट्री खोला था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बिहार एवं अंग्रेज, अलीवर्दी खां 1707 में मुगलों के हट करके स्वतंत्र क्षेत्र बंगाल का नवाब बना था। ठीक है, 1756 में अलीवर्दी खां के नाती सिराजुद्दौला बना बंगाल का नवाब। 23 जून 1757 को प्लासी की युद्ध सिराजुद्दौला प्लस आपको अंग्रेज के साथ हुआ, हार गए थे कौन, सिराजुद्दौला। ठीक है, उसके बाद 20 मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुंगेर स्थानांतरित कर लिया बनाया था। अब देखिए इसके पीछे कहानी क्या है, हिस्ट्री जब पढ़िएगा तो आप डिटेल्स में पढ़ पाइएगा। देखिए अलीवर्दी खां कौन था, अलीवर्दी खां था मुगल का ही सेना नायक था, मुगल का सेना नायक था। इन्होंने क्या किया, एकदम से साइड होकर बंगाल को अपना पूरे मतलब बंगाल पर कब्जा कर लिया, मुगलों से हट करके मुगलों को एकदम सब कुछ से साइड कर दिया। उसके बाद अलीवर्दी खां के नाती था सिराजुद्दौला, बहुत ही खतरनाक शासक था। ठीक है, इनके साथ क्या होता है, इनके साथ काल कोठरी का घटना ये करते हैं, काल कोठरी का घटना। एक्चुअली काल कोठरी का घटना ये था कि बहुत सारे अंग्रेज को क्या किए थे, उसमें बंद कर देते काल कोठरी में, बहुत सारे व्यक्ति मर गए थे उसी में।
तब जाके इनसे हुआ था प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को, जिसमें इनका हार हो गया। ठीक है, हार हो गया था। तब जाकर के इनके ही सेना में जो थे मीर कासिम, इनको शासक अंग्रेज ने बनाया, और मीर जाफर को बनाया था। मीर जाफर के बाद बनाया था मीर कासिम को। दो व्यक्ति था। इन्होंने मुंगेर अपना राजधानी स्थानांतरित कर लिया था। ठीक है। अच्छा, 1763 में पटना आकर के अंग्रेजी फैक्ट्री पर कब्जा किए थे। बक्सर के युद्ध कब हुआ था, आपको ये पॉइंट याद रखना है, 1764 में हुआ था। संयुक्त सेना में कौन था, संयुक्त सेना आपको अंग्रेज में हेक्टर मुनरो था। चलिए, इसको अगर आप पढ़िएगा नहीं तो हिस्ट्री में जाइएगा तो बहुत टिप में जाना पड़ेगा थोड़ा। इलाहाबाद संधि याद रखिए, यहाँ से इंपोर्टेंट है। 12 अगस्त 1765 को हुआ था। मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए के बदले कंपनी ने बिहार, बंगाल, उड़ीसा पर टैक्स लेना शुरू किया था। ठीक है। अंग्रेज ने क्या किया, मुगल को 26 लाख रुपए इसमें दे दिया। ठीक है, बोला कि इस सभी पर टैक्स कौन लेगा, अंग्रेज लेगा। समझ रहे मेरे बात को। 1770 में भीषण अकाल पड़ गया था। 1783 में फिर अकाल पड़ा, जहां आपको जांच अधिकारी जॉन सोर ने एक अनागार के निर्माण का सुझाव दिया। 1784 में ब्रिटिश इंजीनियर जॉन गॉस्टिन एवं गोल घर का निर्माण किया था। ये क्वेश्चन हम इसलिए डाले हैं क्योंकि आपको पिछला बार पूछा गया, गोल घर का निर्माण किसने किया, जॉन ऑस्टिन ने। देखिए क्या हुआ था, इस समय देश का स्थिति इतना खराब होने लगा था कि अकाल पड़ गया था। अकाल वो पड़ता है जब अनाज वगैरह नहीं हो खाने की। ठीक है, खाने की चीजें नहीं हो। तो इस समय 1784 में आपका ब्रिटिश इंजीनियर आपने क्या किया था, गोल घर का निर्माण किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। जनजातीय विद्रोह के बारे में देखते हैं। संथाल विद्रोह 55-56 में हुआ था। 57 के ठीक पहले भागलपुर के राजमहल दामन कोवाला क्षेत्र में प्रथम शक्तिशाली विद्रोह था। नेतृत्व किया था सिंधु कानू चांद भैरव। बस आपको ये याद रखना है, ये विद्रोह कब हुआ था और किसने इसका मतलब नेतृत्व किया था, कौन सा भाग में हुआ था। बस आपका यही क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए, मुंडा विद्रोह हुआ था आपका, हम आपको समझा देते हैं, यहाँ से आप समझ जाइए। ठीक है, एकदम से। तमार विद्रोह कब हुआ था, 1700, डेट आप देख लीजिए कौन क्षेत्र हुआ। चेरो विद्रोह कब, डेट देख लीजिए आप, ये आप क्षेत्र देख लीजिए। वो विद्रोह 1820 आपको 21 में सिंहभूम में। कोल विद्रोह आपका कहाँ पे हुआ, क्षेत्र देख लीजिए। अच्छा, बुद्धो भगत ने किया था। संताल विद्रोह 56-57 हुआ। आप संथाल परगना में सिंधु कानू चांद भैरव 4 भाई था। उसका मुंडा विद्रोह देखते हैं 95 से 1900 के बीच छोटा नागपुर में बिरसा मुंडा। ठीक है, ये सब बस आप डेट देख कर रखिए, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बिहार में किसान सभा आंदोलन में इंपोर्टेंट है, बिहार का क्वेश्चन यहाँ से बनता है, तो देख लेते हैं। किसान सभा 22-23 में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबेर की अध्यक्षता में किसान सभा का गठन हुआ। ठीक है, उपाध्यक्ष कौन थे, श्री कृष्ण सिंह। 28 में स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने बिहार पटना में किसान सभा का आयोजन किया था। मोस्ट भी दिया है, पूछ देगा, पटना में कौन किया था, शाहजानंद सरस्वती ने। 29 में सोनपुर मेले में स्वामी शाहजानंद की अध्यक्षता में प्रांतीय किसान सभा की गठन हुआ था। सचिव कौन थे, श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रमुख नेता शामिल था इसमें कर्मानंद शर्मा, राहुल सकृत्यांत, ये सब आपका इंपोर्टेंट हो जाएगा। बिहार किसान सभा का दूसरा अधिवेशन आपका पुरुषोत्तम दास टंडन, ये सब किसी के नाम नहीं याद रखना है। हाँ, ये याद रखना है, स्वामी शाहजानंद सरस्वती। आपसे हम बता रहे हैं आपको जो पॉइंट, बिहार में जब भी पूछेगा किसान से संबंधित नेता कौन थे, आप डायरेक्ट ये मारिएगा। ठीक है, स्वामी शाहजानंद सरस्वती। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। भी ब्याह है 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में स्वामी शाहजानंद की अध्यक्षता में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था। इसका सचिव NG रंगा था। दोनों पॉइंट याद रखिए, सचिव कौन था, ये राष्ट्रीय स्तर पर हुआ था लखनऊ में। ठीक है, देख लेते हैं। प्रथम हुआ था सोनपुर में 1929 में स्वामी शाहजानंद सरस्वती। द्वितीय हुआ था गया में पुरुषोत्तम दास टंडन। तृतीय हुआ था हाजीपुर में स्वामी शाहजानंद सरस्वती। स्वामी शाहजानंद सरस्वती के बारे में याद रखिए, क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपसे। नेक्स्ट, खिलाफत आंदोलन देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्र के द्वारा तुर्की के खलीफा के साथ साथ अपमान शर्तों विरोध में खिलाफत आंदोलन 1919 से 23 में चला था। 1919 में पटना में अध्यक्षता इसका हसन इमाम किया था। 1920 में सभी मुस्लिम द्वारा इस पे हड़ताल हुआ था। 1924 में खलीफा पद की समाप्ति हुई थी। देखिए, खलीफा पद क्या होता था ना, कि मुस्लिम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा पद था।
ठीक है, एक बहुत बड़े जो कहा जाता था खलीफा जो भी बोलते थे वो मान्य होता था, लेकिन उस पद को उस पे एकदम से अंग्रेजों ने क्या किया था, पद को खत्म करने वाले थे, जिसके कारण से मुस्लिमों में क्या हुआ था, असंतोष की भावना आपको फैल गई थी, असंतोष की भावना। इसी समय गांधी जी ने भारत में अध्यक्षता किया था और आपको हिंदू मुस्लिम की एकता का भी बहुत बड़ा इसमें योगदान मिला था खिलाफत आंदोलन में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन के बारे में बिहार में देखते हैं। 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कोलकाता अधिवेशन में यह आपको स्वीकार हुआ था। बिहार में राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में हुआ था। आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा, बिहार में असहयोग आंदोलन किसकी अध्यक्षता में हुई थी? राजेंद्र प्रसाद की। अच्छा, असहयोग आंदोलन में राजेंद्र प्रसाद, मजरूल हक, ब्रजकिशोर, इन्होंने विधायिका चुनाव को अपना नाम वापस ले लिया। राजेंद्र प्रसाद ने वकालत और पेशा छोड़ा। असहयोग का मतलब ये था कि हम लोग कोई सहयोग नहीं लेंगे अंग्रेजों से, ठीक है, सभी लोग अपना अपना सब कुछ छोड़ देते थे। राष्ट्रीय महाविद्यालय का स्थापना आचार्य राजेंद्र प्रसाद बने थे, ठीक है, एक आपको राष्ट्रीय विद्यालय बनाया गया था जिसका आचार्य बने थे राजेंद्र प्रसाद जी। बिहार विद्यालय आपको विद्यापीठ उद्घाटन, ये सब आपको अब कुछ नहीं याद रखना है, बस हो गया, ये पॉइंट याद रखना है। सदाकत आश्रम वीवीआई पॉइंट है। मजरूल हक द्वारा स्थापना हुआ था, भूमि खेरू मियां ने दिया था, बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। मजरूल हक ने यहाँ पर द मदरलैंड नामक अखबार की स्थापना की थी। दोनों पॉइंट याद रखिएगा, सदाकत आश्रम का स्थापना किसने किया था और द मदरलैंड की आपको जो है नामक अखबार किसने निकाला था, दोनों पॉइंट इंपोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस द्वारा स्टार्ट हुआ था। गांधी जी ने करो या मरो का नारा इसमें दिया था। गिरफ्तारी हुआ था 9 अगस्त को, राजेंद्र प्रसाद जी को बांकीपुर जेल में रखा गया, गांधी जी को आगा का पैलेस में रखा गया, इनकी पत्नी का यहाँ पर मृत्यु भी हो जाती है। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया, जहां से इन्होंने आपको दिवाली के रात में भाग निकला था। ये सारा पॉइंट यहाँ पर भी दिया है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 11 अगस्त 1942 को बिहार के स्टूडेंट के सचिवालय सामने जुलूस निकाला था, झंडा डब्ल्यू.जी. आर्चर, डीएम जो थे डब्ल्यू.जी. आर्चर के आदेश पर गोली चलाई गई थी, 7 स्टूडेंट की यहाँ पर मृत्यु हो गई थी। स्वतंत्रता के बाद इसकी मूर्ति सचिवालय के पास बनाया गया। आप देखिएगा सचिवालय के पास ऐसे गिरते पड़ते 7 व्यक्ति का मूर्ति है, इसी समय आपको हुआ था ये कांड। अच्छा, भारत छोड़ो आंदोलन में नेपाल में आजाद दास्ता का गठन हुआ था। आजाद दास्ता का गठन कौन किए थे? तो आपको जयप्रकाश नारायण ने किए थे। क्यों? देखिए, जयप्रकाश नारायण जो है आपको जेल से भाग के चले गए थे नेपाल, वहां पे आजाद दास्ता का गठन इसलिए किया था कि बहुत सारे लोगों को जोड़ना वो चाहते थे, जोड़ करके भारत के खिलाफ आंदोलन, आपका जो मतलब अंग्रेज थे उसके खिलाफ आंदोलन करने का काम इन्होंने किया था। 9 नवंबर 1942 को दिवाली की रात ये जेल से भागे थे। रेडियो प्रचार किया था राम मनोहर लोहिया ने। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बिहार के छात्रों ने ट्रेन पर कब्जा कर स्वराज ट्रेन नाम से चलाया था। सिवान में झंडा फहराने की कोशिश में फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव को गोली मार के हत्या कर दी गई थी। और ये बहुत भी क्वेश्चन है कि पूछेगा, सिवान में को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसको गोली मार के हत्या कर दी गई थी? तो आपको किसको? तो फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव। देखिए, बिहार स्पेशल अगर इसमें हम फास्ट पढ़ा रहे हैं ऐसे, अगर मेरा 20 दिन वाला होमवर्क सीरीज देखिएगा ना, बिहार स्पेशल को ऐसे में पढ़ाया है ना, बीपीएससी में जाकर के बैठ जाइए, वहां से क्वेश्चन नहीं बना के आइएगा, फिर हमको आप बोलिएगा, ठीक है। बिहार के आपका मुख्य केंद्र गांधी मैदान था। पुराना नाम गांधी मैदान का क्या था? पटना लॉन्च था। क्या था? पटना लॉन्च था। देखिए, कोई भी आंदोलन होता था उसका मुख्य आपको केंद्र था गांधी मैदान, लेकिन इसका पहला नाम था पटना लॉन्च था। चलिए, अलग बिहार राज्य के गठन का श्रेय आपको सचिंदानंद सिन्हा को जाता है। आपको पूछेगा बिहार को जो अलग किया गया उसका सबसे बड़ा श्रेय किसको जाता है? सचिंदानंद सिन्हा को। बिहार टाइम्स बिहारी समाचार पत्र का लेखक श्री कृष्ण सिंह, ठीक है, नंद किशोर लाल। नेक्स्ट, राजेंद्र प्रसाद द्वारा किताब लिखा गया चंपारण में महात्मा गांधी और आपको खादी अर्थशास्त्र। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना राजेंद्र प्रसाद द्वारा। लोकमान्य को उपाधि जयप्रकाश नारायण को। अकबर बिहार को कब मिलाया था? 1576 में। नेक्स्ट, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी जुड़े थे? सोशलिस्ट। बिहार राज्य की औसत वार्षिक आपको वर्षा होती है 112 सेंटीमीटर। 1935 में प्रथम जिला स्कूल बना था पटना में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बिहार में भौतिक विभाजन में हम आपको पर्वतीय मैदान और पठार के बारे में यहाँ पर हम बताए हैं। यहाँ पर पहले हम लोग देख सकते हैं पर्वतीय भाग। देखिए, ऊपर वाला जो भाग ये सब है पर्वतीय भाग है, सोमस्थिर के पठारी, दून,
रामदून, ठीक है। यहाँ पर बीच में गंगा रिवर बहती है, जो कि कोसी यहाँ से मिलती है, महानदी यहाँ से बहती है, और आपको गंडक यहाँ से। तो ये क्या है, आपको मैदानी भाग है, गंडक और आपको कोसी के बीच का भाग है। ये मगध वाला भाग है, देख सकते हैं, सोन नदी यहाँ से जाती है। ये अंग का क्षेत्र है, हम थोड़ा सा मैपिंग यहाँ पर कर दिए आप लोगों के लिए। चलिए, पर्वतीय भाग की बात करें, बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में हिमालय के सटा हुआ भाग में आपको 942 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है विस्तार पश्चिमी चंपारण जिला में, सोमेश्वर का पहाड़ी ऊपर से दिखाई आपको। त्रिवेणी संगम पर यह नेपाल एवं बिहार की सीमा पर है। 874 मीटर की ऊंचाई है। बिहार में सबसे ऊंची चोटी पूछेगी, सोमेश्वर की चोटी आप यही बोलिएगा। रामदून, ऊंचाई इतना। दून घाटी, सोमेश्वर से रामनगर के दून तक विस्तार है इसका, जिससे हम आपको बताते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। बस एक ही याद रखना है आपको, एक ही याद रखना है, बिहार में सबसे ऊंची चोटी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। मैदान, बिहार के कुल भूभाग का 96% मैदान ही है, ठीक है, याद रखिएगा। उत्तरी का गंगा मैदान, घाघरा, गंडक, दोआब, गंडक, मतलब ये सब आपको देखिए डीप में जाइएगा तब आपको ये सब क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है, आपसे ये सब क्वेश्चन पूछेगा नहीं। वैसे दक्षिण, वैसे हम आपको बता देते, ये बस बात हो रही है, ये वाला मैदान वाली बात हो रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं। दक्षिण गंगा का मैदान, गंगा नदी, गंगा, सोन, दोआब, मगध का मैदान और अंग का मैदान, ये वाला भाग हो रहा है। दक्षिण का बारे में बात बोला, ये वाला मैदान सोन का, ठीक है, आपको ये मगध है, आपको ये अंग वाला, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। पठार के बारे में बात करते हैं। बिहार के दक्षिण सीमा पर पठार एवं पहाड़ी क्षेत्र झारखंड की सीमा से लगती है। याद रखिए, धारवाड़ की चट्टानें मुंगेर, जमुई, नवादा, गया, बिंदुन चट्टानें कैमूर, रोहतास में स्थित है, ठीक है। उत्तरी गंगा मैदान के प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न में से चोर या मन कहा जाता है। एक बात याद रखिएगा, एक बात याद रखिएगा आप, कि देखिए आपको पठार की बात करते हैं तो पठार कहाँ पर मिलेगा, तो दक्षिण में ही मिलेगा पठार, यहाँ पर मिलेगा पठार। क्यों यहाँ मिलेगा, क्योंकि ये आपको झारखंड था, झारखंड साइड हुआ तो यहीं पे मिलेगा। और यहीं पर जो है आपको धारवाड़ की जो आपको मतलब धारवाड़ श्रेणी है, वहीं में आपको बहुत तरह की यहाँ पे खनिजें मिलती है। खनिज कौन कौन सी, जैसे मुंगेर में जमुई में सोना की बहुत बड़ी खान मिली है, यहाँ सब पर क्या मिलती है, आपको खनिज मिलती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलिए, उत्तरी गंगा मैदान और प्राकृतिक रूप से जलमग्न में आपको चोर कहते हैं। अच्छा चलिए, धारवाड़ की जो है प्री कैम्ब्रियन है, मुंगेर, जमुई, नवादा, गया में सबसे प्राचीन पहाड़ी। आपसे पूछेगा बिहार में सबसे प्राचीन जो प्री कैम्ब्रियन की है आपको पहाड़ी, उसका निर्माण उस कहाँ पर है, सबसे प्राचीन आपको कौन सी है, तो प्री कैम्ब्रियन, ठीक है। पठार के बारे में बात होगा, पूछा जाएगा क्वेश्चन। बिहार का अधिकांश भाग कृषि के लिए सबसे अच्छा कौन सा है आपका, तो प्लोस्टोनी एवं आपका हिलोसिन। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बिहार का जलवायु और नदियों के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। जलवायु, दीर्घकालिक समय तक रहने वाली चीजों को जलवायु कहते हैं। जलवायु के बारे में आपको पढ़ाए हुए हैं, बहुत दिन तक रहे। बिहार की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय है, ये पॉइंट याद रखिए, इंपोर्टेंट है आपके लिए। प्रमुख कारक है अक्षांशीय स्थिति, उत्तर में हिमालय, बंगाल की खाड़ी, उच्चावस्थ आपको मानसून प्रभाव। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये पॉइंट क्यों हम बताएं आपको, इसकी स्थिति कैसी है बिहार की, अब बंगाल की खाड़ी नजदीक में, हिमालय पर्वत नजदीक में, ये सब कारण अलग अलग है। बिहार में मुख्यतः आपका ऋतुएं हैं, ग्रीष्म ऋतु, 3 ऋतु है। ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून के मध्य है, इसमें गर्म हवाएं चलती है, जिससे कहते हैं, क्या कहते हैं, लू। तापमान 32 डिग्री से ऊपर होता है। सबसे गर्म जिला हो जाएगा आपको गया। अच्छा, मानसून आने से पूर्व बंगाल की खाड़ी में आने वाली उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के कारण वर्षा होती है, जिसे नॉर्वेस्टर कहते हैं या काल वैशाखी कहते हैं, याद रखिएगा, दोनों इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। वर्षा ऋतु, यह जून से अक्टूबर के मध्य चलती है। बिहार में मानसून मध्य जून में आती है। औसतन वर्षा, सबसे कम वर्षा आपको, सबसे अधिक वर्षा आपको किशनगंज, देखो सबसे कम वर्षा आपको औरंगाबाद। दोनों पॉइंट याद कर लीजिए यहाँ से। नेक्स्ट, दक्षिण पश्चिम मानसून बंगाल की खाड़ी में सर्वाधिक आपको होती है। शीत ऋतु देखते हैं, मध्य अक्टूबर से फरवरी में आती है, ठंडी का मौसम। अच्छा, सबसे ठंडा जगह पूछा जाएगा तो गया हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। बिहार का आबहवा तंत्र, नदी देखते हैं। बिहार का आबहवा तंत्र को दृष्टि से एक समृद्ध राज्य और यहाँ पर नदियों, सहायक नदियों का विस्तृत जाल है। आबहवा तंत्र के आधार पर बिहार की नदियों को 2 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है।
देखिए एक तो है हिमालय नदी, एक है पठारी नदी, ठीक है। हम लोग आगे देख लेते हैं। यहाँ पे पहले मैप आप देखिए, देखिए बिहार की नदी यहाँ से पहले गंगा रिवर बहती है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा उत्तर बिहार से जुड़ने वाली प्रमुख नदियां कौन कौन सी है, आप इसको याद रखिए। दक्षिण बिहार से जुड़ने वाली प्रमुख कौन कौन सी है, इसको याद रखिए, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर जो है इसका, यहाँ पर जो है देखिए यहाँ पर सब नदी के बारे में दिया गया है, इसको आप लोग देख लीजिए, इसको आप लोग देख लीजिए। आई थिंक हम जो आपको समझाना चाह रहे हैं, पूछेगा कि यूपी से आकर के जो यूपी में जो मिलती है जो नदी यहाँ पर, तो घाघरा नदी मिलती है। गंगा की बोलेगा कि कोसी नदी, कोसी नदी यहाँ से मिलती है। बिहार का ये क्या है, ध्वंस करती है। बिहार में आपको क्या मानी जाती है, सबसे बड़ा अभिश्राप माना जाता है। अगर यहाँ पर हम लोग देखते हैं डाटा इसका, गंगा नदी गंगोत्री उत्तराखंड से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, 445 किलोमीटर इसकी दूरी है। घाघरा तिब्बत से निकलती है, गंगा के सारण में मिलती है, 83 किलोमीटर इसका ये है। गंडक नेपाल से निकलती है, गंगा के सोनपुर में मिलती, गंगा आपको सोनपुर में मिलती है। अच्छा 260 किलोमीटर क्या है, तो देख सकते हैं साथियों, जैसे कोसी, कोसी गोसाई स्थान से निकलती है, गंगा के कुर्सेला कटिहार में, दरोगा में पूछा गया था, क्वेश्चन हम लिखे हुए हैं, इसकी लंबाई कितनी है। तो ये सब नदी के बारे में एक नजर जरूर देख लीजिए आप, ठीक है, देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। जैसे पुनपुन बोलेगा कहाँ से कहाँ मिलती है, तो आपको लिए दक्षिण बिहार में, दक्षिण बिहार में, ठीक है, याद रखिएगा। सबके बारे में डिटेल्स में यहाँ पर दिया गया है, हम लोग देख लेते हैं। चलिए गंगा के बारे में जैसे देखते हैं, तो गंगा गंगोत्री से निकलती है उत्तराखंड में ग्लेशियर से, भारत में इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, वहीं बिहार में 445 है। अच्छा देव प्रयाग में गंगा अलकनंदा में भागीरथी जो मिलती है देव प्रयाग में, वहां से गंगा बनती है, ठीक है। गंगा नदी बिहार की सबसे प्रमुख नदियों प्रवाह तंत्र आपको मानी जाती है। नेक्स्ट, गंगा नदी बिहार में बक्सर जिला में चौसा के समीप प्रवेश करती है, कटिहार में भागलपुर के सीमा पर, बिहार में बाहर आपको चली जाती है। अच्छा गंगा नदी बिहार में 12 जिले से टच करती है, कितने जिले, 12 जिले से। आपको पूछेगा बिहार में गंगा नदी की सर्वाधिक टच करने वाली नदी कौन सी है, देखिए ऐसे गंगा नदी जा रही है, टोटल 12 जिला से टच करती है, लेकिन सबसे ज्यादा टच करती है पटना से। गंगा की सहायक नदियों में घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, सोन, पुनपुन नदियां गंगा में मिलती है, जबकि महानंदा, अजय भी आपको बाहर गंगा में मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है, बांग्लादेश में इसको पद्मा कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, घाघरा मानसरोवर तिब्बत के पास निकलती है, बिहार के सिवान में ये मिलती है। उत्तर प्रदेश बिहार की सीमा पर सारण गंगा में मिलती है, इनका नाम सरयू भी है, ठीक है, याद रखिएगा, सरयू भी कहा जाता है इन्हें। नेक्स्ट गंडक देखते हैं, गंडक नदी नारायणी, इसका नाम है नारायणी, ठीक है, सप्तगंड की या शालिग्रामी। गंडक की मुख्य आपका शाखा धौलगिरी, अन्नपूर्णा, ठीक है, और कुछ नहीं याद रखना है ज्यादा इसमें। चलिए उत्तर प्रदेश में बिहार में बीच आपको 45 किलोमीटर। अच्छा इसकी सहायक नदी है काली, गंडक, ये सब पॉइंट नहीं मत याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा आपको, ठीक है। बूढ़ी गंडक, चलिए ये सब नहीं याद रखना है, ये सब ज्यादातर, ठीक है, आपको ये सब आपको याद नहीं रखना है, नहीं रखना है। हाँ एक पॉइंट याद रखना है, नेपाल में नदी तट परिसर काठमांडू और पशुपतिनाथ मंदिर है, ये पूछ देगा पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ है, नेपाल में, ठीक है। कोसी नदी के बारे में देख लेते हैं, इंपोर्टेंट है कोसी नदी, यह नेपाल के उत्तर पूर्वी स्थित गोसाई स्थान से निकलती है, नेपाल में सप्तकोशी आपको कहा जाता है, ठीक है। अच्छा कोसी नदी बिहार में सुपौल जिले में प्रवेश करती है, कुर्सेला गंगा नदी के विहीन हो जाती है, कुर्सेला में यह विहीन हो जाती है। कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है, अब बिहार का शोक कहा जाता है, पूछेगा बिहार का शोक किसे कहते हैं, कोसी नदी को, ठीक है। इसका प्रमुख कुछ कुछ आपको दो चार आपका दूध कोसी पूछेगा, जैसे तमोर पूछेगा, इंद्रावती पूछेगा, याद रखिएगा इसका सहायक नदी है। नेक्स्ट महानंदा, ये पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में पहाड़ी से निकलकर किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मालदा तक जाती है। इसका इंपोर्टेंट अब नहीं है। कर्मनाशा उत्पत्ति बिंदुन कर्म की पहाड़ी से होता है, ठीक है, दक्षिण बिहार में मिलता है। अच्छा कर्मनाशा को अपवित्र नदी कहा जाता है, आपसे पूछेगा पूछेगा बताइए कि बिहार की किस नदी को अपवित्र नदी कहा जाता है, कर्मनाशा को, याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, इंपोर्टेंट है, इसलिए हम आपको डाटा
इसका बता दिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। सोन नदी, ये इम्पोर्टेंट थोड़ा सा हो जाता है। देखिए यहाँ पे सोन नदी कहाँ से निकलता है पता है? सोन नदी निकलता है यहाँ बीच वाला जो भाग है मध्य प्रदेश, आपको हम ज्योग्राफी में पढ़ाए थे, अमरकंटक, अमरकंटक, अमरकंटक से निकल करके ये आपको यहाँ पर बिहार में मिल जाता है। यह मध्य प्रदेश का अमरकंटक पहाड़ी मैकाल श्रेणी से निकलती है और रोहतास के बिहार के गढ़वाल जिले झारखंड के बीच में आपको प्रवेश करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। पुनपुन नदी, पुनपुन में बस ये पूछेगा कि कहाँ बिहार में कहाँ मिलती है? दक्षिण बिहार में दूसरी आपकी प्रमुख नदी है। ठीक है, फल्गु, फल्गु नदी जो है आपका, ये आपका कहाँ पर है? गया में, गया में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। गया में फल्गु नदी के पास विष्णुपद मंदिर है। पिछला बार बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछा है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। पितृ पक्ष मेला के दौरान लाखों हिंदू यहाँ पे जाते हैं पिंडदान करवाने के लिए। ठीक है, फल्गु नदी का भारत का सबसे बड़ा रबर डैम बनाया गया गया, गया में। ठीक है, गया जी में। अच्छा, फल्गु नदी के किनारे ही गौतम बुद्ध को क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये भी पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, यहाँ पर नदी दिया गया है, प्रमुख स्थल सब दिया गया है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बिहार की नदी घाटी परियोजना के बारे में देखते हैं। देखिए नदी घाटी परियोजना जो सोन नदी पर कौन कौन नदी घाटी परियोजना बनाया गया है? निर्माण इसका 1874 में किया गया था डेहरी रोहतास में। बिहार में सबसे पुरानी एवं प्रथम परियोजना दो नहरें हैं, पूर्वी सोन और पश्चिमी सोन। पूर्वी सोन से आपका औरंगाबाद, गया, अरवल ये सब आपको लाभान्वित होता है। पश्चिमी से रोहतास, कैमूर ये सब। इसमें दो जल विद्युत परियोजना है, डेहरी जल विद्युत परियोजना, आपको बारून जल विद्युत परियोजना। आपसे ये पूछेगा क्वेश्चन, डेहरी बल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? सोन नदी पर। याद रखिएगा। कब निर्माण हुआ? 1874 में। बस ऐसे याद रखिएगा। गंडक बहुउद्देशीय परियोजना है। यह भारत एवं नेपाल में संयुक्त परियोजना है। लाभ बिहार, यूपी एवं नेपाल को होता है। 1959 में इसका क्या हुआ था? समझौता हुआ था। ठीक है, दो इस पर नहर है, जैसे पूर्वी और पश्चिमी गंडक। तो तिरहुत वाला क्षेत्र, त्रिवेणी का आपको क्षेत्र जो है इससे आपको लाभान्वित होता है। नेपाल वाला क्षेत्र आपको सब इससे लाभान्वित होता है। आपसे कभी कल ये बारे में पढ़ लीजिएगा, तो कभी कल पूछ देगा आपसे कि कब इसकी स्थापना हुई और कौन कौन सी क्षेत्र आपको लाभान्वित है। कोसी परियोजना, इस पे भी दो आपको भाग में बटा हुआ है, जैसे पूर्वी कोसी, पश्चिमी कोसी। पूर्वी में अररिया, सुपौल, पूर्णिया ये सब है। पश्चिमी में दरभंगा, मधुबनी, सुपौल ये सब है। बिहार में जल प्रपात देख लेते हैं, जैसे कि जल प्रपात में जिला देखा कोलत, नवादा बहुत भिविया है। दुर्गावती, रोहतास भिविया है। कर्मनाशा आपका बक्सर इंपोर्टेंट है। धुआं कुंड आपका सासाराम इंपोर्टेंट है। आपका मंचर कुंड आपका सासाराम इंपोर्टेंट है। ज्वार कुंड आपका भोजपुर। तेलहर कुंड आपका कैमूर, बहुत भिविया है, याद रखिएगा इस सबको। चलिए झील के बारे में देख लेते हैं, बहुत इंपोर्टेंट है। कांवर जिला का बेगूसराय। गोगा बिल या घोगा झील कटिहार। कुशेश्वर झील दरभंगा। घोड़ा कटोरा झील आपका राजगीर। अनुपम झील आपका कैमूर। सिमरी आपका सहरसा। आपका जगतपुर क्या हो जाएगा? भारत में भागलपुर, माफ जाएगा भागलपुर। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा, बिहार में गर्म जल कुंड पूछेगा, राजगीर में कौन कौन सा? ब्रह्म कुंड। ठीक है, बिहार में सबसे ज्यादा आपको गर्म जल कुंड है सप्तधारा, सूर्य कुंड। ठीक है, गोमुख कुंड। मुंगेर में देख लेते हैं, अधिकतर भगवान के नाम पर है। लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, जन्म कुंड, भीम कुंड। आपसे भगवान के नाम पर देख रहे हैं। ऋषि कुंड है आपका, भीम कुंड है, ठीक है, लक्ष्मण है, राम है, रामेश्वर है। ये जितने भी कुंड आएगा कहाँ मारिएगा? मुंगेर मारिएगा। ठीक है, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बिहार की मिट्टी देखते हैं। यहाँ पे हम बहुत अच्छा से मैपिंग किया है बिहार की मिट्टी से, पहले भी पढ़ा है। ठीक है, देखिए बिहार में मिट्टी अलग अलग भाग में, जैसे पुरानी मिट्टी यहाँ है, पर्वतीय यहाँ है, तराई यहाँ है, नवीन यहाँ है, सभी बारे में हम बता दिए डिटेल्स में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। मृदा अध्ययन को क्या कहते हैं? पेडोलॉजी कहते हैं। सबसे पहले ये जानिए, 5 दिसंबर को मृदा दिवस मनाया जाता है। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार में 90% भाग पर जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। पर्वतीय मिट्टी को टाल कहते हैं बिहार, मतलब उत्तरी बिहार में पर्वतीय मिट्टी है, तराई है, आपका पुरानी है, नवीन है। दक्षिण बिहार में आपका टाल है, कगारी है, पुरानी है, आपका लाल है। अब कौन मिट्टी किसको कहते हैं? देखिए पर्वतीय मिट्टी पश्चिमी चंपारण के सुमेश्वर के आसपास होती है। अधिक वर्षा का इसमें अधिक नमी में मृदा अधिक उपजाऊ होती है।
धान गन्ना ये सब चीज। पर्वतीय मिट्टी आप कहाँ देखें, जहाँ पे पर्वत होगा, ये वाला क्षेत्र में क्या है, पर्वत है आपका, ठीक है, इंपोर्टेंट है ये चीज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। तराई मिट्टी कहाँ होगा, बिहार के उत्तरी सीमा, आपको चंपारण से लेकर के किशनगंज कंकड़ रेत मात्रा में अधिक दलदली मिट्टी हो आपको पाई जाती है, ठीक है। तराई मिट्टी यहाँ पर कहाँ पर पाई जाती है, तो देख सकते हैं ये वाला जो पट्टी देख रहे हैं ऊपर वाला, ये वाला भाग में तराई मिट्टी आपको पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी, जहां बाढ़ की पानी प्रतिवर्ष आपको नहीं पहुंचता है, पुरानी जलोढ़ उसको क्या बोलते हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। जहां पे बाढ़ की पानी प्रत्येक वर्ष तक नहीं पहुंचती है उसको पुरानी जलोढ़ बोलते हैं। और आपका नई जलोढ़ क्या होगा, जहां पर आपको बाढ़ की पानी हमेशा पहुंच जाती है उसको बोलते हैं नई जलोढ़ मिट्टी। ठीक से हम आपको समझा रहे हैं, मान लीजिए कि ये आपको बिहार का नदी है, यहाँ से पानी यहीं तक आया, बारिश हुआ तो इसके आगे नहीं गया, तो ये आपका पुरानी जलोढ़ हो जाएगा। और जहां तक पानी आया नई जलोढ़ हो जाता है, उसको खादर बोलते हैं जहां तक पानी जाता है, ठीक है। देख लेते हैं, पुरानी जलोढ़ जो मिट्टी होती है उसको बांगर कहते हैं, जहां बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुंचता है, ठीक है। और इसमें जो फसल होती है गेहूं मक्का तंबाकू। नई जलोढ़ जो होती है जहां तक पानी जाता है उसको क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं, ठीक है। विस्तार इसका इसमें गेहूं मक्का ये सब चीज होता है अधिक। टाल मिट्टी, वर्षा ऋतु में जल प्लावित रहता है, गंगा के दक्षिणी तट बक्सर से भागलपुर में, मोटे कणों वाले धूसर रंग भाटी मिट्टी, रबी की फसल एवं दालें होती है, दाल की फसल वगैरह इसमें आपको धूसर मिट्टी में होती है। ये वाला जो देख रहे हैं ये वाला भाग सब होगा धूसर मिट्टी वाला, ठीक है। ये टाल, ये वाला देख रहे हैं, ये वाला जो है, चलिए। कघारी मिट्टी, कघारी गंगा के तट में सोन फल्गु पुनपुन, आपको नदी के किनारे उर्वरा शक्ति कमजोर होती है, इसमें फसल आपका प्रमुख होता है। आपसे बस बिहार देखिए मिट्टी बस ये पूछ देगा आपको, देखिए याद रखिएगा थोड़ा सा, टाल मिट्टी कहाँ पे होता है, टाल मिट्टी कहाँ पाया जाता है, या पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाया जाता है, पीली या बलथर मिट्टी, बहुत इंपोर्टेंट है, ये पूछा गया है। कैमूर के राजमहल के पहाड़ी में पाया जाता है, ठीक है। ये सब आपसे पूछ सकता है कभी कल, क्योंकि देखिए बीपीएससी का टॉप टॉपिक है वो। नेक्स्ट, वन्य जीव अभ्यारण्य आपदा प्रबंधन। बिहार में वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के मानसूनी प्रदेश में, जहाँ मानसूनी पर्णपाती वन पाए जाते हैं, दो भागों में आपको बटा हुआ है, आंध्र पर्णपाती वन, आपका शुष्क पर्णपाती वन, ठीक है। जैसे क्षेत्र किशनगंज, पश्चिमी चंपारण, वाल्मीकि नगर एवं नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र, ठीक है। इसमें क्या है, इस साल सेल्मा जामुन ये सब वृक्ष पाए जाते हैं इस क्षेत्र में। शुष्क पर्णपाती वन में, जहाँ वर्षा 100 सेंटीमीटर से कम हो, बिहार में अधिकांश यही वन में कैमूर पहाड़ी, मुंगेर, बांका, जमुई में शीशम, अमलतास, साल, खेरा ये सब वृक्ष आपको पाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। जिलों में आपको वनावरण क्षेत्र के अनुसार देखते हैं, सबसे अधिक और सबसे कम देखते हैं। वन कहाँ पाया जाता है सबसे अधिक, कैमूर में, ठीक है। अच्छा, सबसे घने कहाँ पाए जाते हैं, पश्चिमी चंपारण में, रोहतास में। उसके बाद शेखपुरा, अरवल, जहानाबाद। जिलों में वनावरण प्रतिशत देखते हैं। नेक्स्ट, सबसे अधिक प्रतिशत कैमूर में, ठीक है, याद रखिएगा। सबसे कम आपका शेखपुरा में। चलिए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बारे में बात करते हैं, तो बिहार का एकमात्र आपका टाइगर रिजर्व चंपारण में। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में 153 आपको एकड़ में फैला है। यहाँ उद्यान गैंडा प्रजनन के लिए एशिया का सबसे बड़ा केंद्र है, ये पॉइंट याद रखिएगा। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बारे में बार बार क्वेश्चन बना है दोस्तों। बिहार में डॉल्फिन रिसर्च आपको पटना में स्टार्ट है, 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। बिहार में बाघों की संख्या 54 है रिपोर्ट के अनुसार 2022। अभी देखिए डाटा ये बदल गया है, अभी थोड़ा इसको आप कर लीजिएगा सुधार। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। बिहार का वन्य जीव अभ्यारण्य देखते हैं, बहुत इंपोर्टेंट है। तो देखिए वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की बात करें पश्चिमी चंपारण में, ठीक है। ये एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, इसमें बिहार में सबसे घने वन पाए जाते हैं। बिहार का एकमात्र बाघ आपको आरक्षण क्षेत्र भी है। भीम बांध आपको वन जीव अभ्यारण्य पूछेगा मुंगेर में, ठीक है। गौतम बुद्ध पूछेगा तो गया में। अच्छा, कांवर आपका झील पूछेगा बेगूसराय में। साइबेरियन पक्षियों के लिए आपको इम्पोर्टेंट है, रामसर सूची में शामिल एकमात्र आंध्र भूमि बिहार का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए कैमूर आपका वन्य जीव अभ्यारण्य, रोहतास कैमूर में, बिहार में सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य। नागी और आपका नागी पक्षी या नकटी दोनों कहाँ पे, जमुई में। सबसे छोटा ये है नागी, ठीक है।
नेक्स्ट बढ़ते हैं। राजगीर राजगीर वन्य जीव अभयारण्य नालंदा में, उदयपुर आपका पश्चिमी चंपारण में, ठीक है। कुशेश्वर कहाँ पर है आपका, तो साइबेरियन पक्षी के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए दरभंगा में आपका विक्रमशिला आपको डॉल्फिन वन्य जीव अभयारण्य आपका भागलपुर में, भारत के पहले डॉल्फिन अभयारण्य प्रसिद्ध आपके ये हो जाएंगे गंगा नदी के मुंगेर से भागलपुर तक। आपको बरेला सलीम अली पक्षी अभयारण्य वैशाली में, दूसरा सबसे छोटा हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। आपदा प्रबंधन देखते हैं बिहार। चलिए आपदा प्रबंधन के बारे में देखते हैं मित्रों। तो बिहार में सूखा, भूकंप, चक्रवात, लू जैसी आपदाएं आती है। बाढ़ के बारे में बात करते हैं। बिहार के 38 जिलों में से 28 जिलों में आपको बाढ़ आती है, याद रखिएगा। बिहार का अधिक प्रभावी उत्तरी बिहार में आपको पड़ता है। भारत में कुल आपका बाढ़ का 16 पॉइंट आपका 5%, जैसे कि बिहार है ज्यादातर भाग आपको ये वाला प्रभावित होता है बाढ़ से, ठीक है। और भारत का 60.5% बाढ़ आता है बिहार में, बहुत क्षतिग्रस्त होता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अत्यधिक बाढ़ वाला जिला हो जाएगा आपका मधुबनी, दरभंगा, वैशाली, ठीक है, भागलपुर, कटिहार, खगड़िया, सुपौल। कम बाढ़ वाला हो जाएगा पटना, नालंदा, भोजपुर, शेखपुरा। नेक्स्ट सूखा के लिए देख लेते हैं। बिहार में लगभग सूखा 20% क्षेत्र पर सूखा प्रभावित है। औरंगाबाद, गया ये सब क्षेत्र में। भूकंप बिहार के हिमालय वाला समीप में, जैसे ये भारत का मैप है, बिहार कहाँ पर, यहाँ पर है, यहीं पर आपका हिमालय वाला क्षेत्र है, यहाँ पर बाढ़ आता है, जिससे भूकंप आता है किशनगंज में, सुपौल, अररिया इस सब क्षेत्र में। कुछ इंपोर्टेंट लक्ष्य देखते हैं बिहार का। सभी घरों में प्रीपेड मीटर 2025 तक का था। हर खेत पानी 2025, टीबी मुक्त 2025, जैसे 100% साक्षरता आपका 2030, एड्स खत्म आपका 2030, हेपेटाइटिस मुक्त आपका 2030। नेक्स्ट बढ़ते हैं। खनिज के बारे में देख लेते हैं। बिहार में आपको ये वाला पॉइंट पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चूना पत्थर रोहतास और कैमूर में मिलता है। सीमेंट उद्योग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है यह। रोहतास में सीमेंट कारखाना भी है, याद रखिएगा। चीनी उद्योग में शुद्धिकरण के लिए उपयोगी होते हैं। अच्छा पायलट्स देखते हैं। रोहतास के आमझोर में बंजारी मिलता है। भारत के कुल भंडार का 95% बिहार में है। यह गंधक का प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसका उपयोग उर्वरक उद्योग, कागज उद्योग, पेट्रोलियम ये सब के लिए किया जाता है। अभ्रक देते हैं। नवादा, गया, जमुई में विश्व में सबसे उच्च कोटि का अभ्रक बिहार में पाया जाता है, याद रखिएगा। अभ्रक विद्युत का कुचालक है, इसलिए इसे आपका उपयोग विद्युत उपकरण इलेक्ट्रॉनिक के लिए किया जाता है। इंपोर्टेंट रखिएगा, बहुत इंपोर्टेंट है। कहाँ मिलता है, क्या चीज के लिए उपयोग है, ये भी। चीनी मिट्टी भागलपुर, बांका आपको मुंगेर में मिलता है। अच्छा ये बर्तन विद्युत रोधी उपकरण बनाने के लिए इंपोर्टेंट है, पूछेगा। विद्युत इसका चीनी मिट्टी का उपयोग किया जाता है विद्युत रोधी उपकरण बनाने के लिए, एक ऐसा क्वेश्चन डालता है। इसके अतिरिक्त वस्त्र, कागज, पेंट इसके लिए किया जाता है। वो क्वार्टर्स मुंगेर में, खड़गपुर की पहाड़ियां, जमुई वगैरह में होता है। इसका उपयोग आपका भवन निर्माण सामग्री के रूप में होता है। बाइक्साइड मुंगेर, खड़गपुर पहाड़ियों साइड में मिलता है यह। इसका उपयोग आपका एल्युमिनियम अयस्क एल्युमिनियम का उपयोग के लिए किया जाता है। सोना जमुई में आपका ये मिलता है ज्यादातर। सोना एक बहुमूल्य धातु है। बिहार के जमुई सोने में विशाल भंडार का पता लगाया गया है। सोरा ये तो बिहार का महत्वपूर्ण है। बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, चंपारण में मिलता है। सोरा सोडियम और पोटेशियम नाइट्रेट का मिश्रण है। ये बारूद बनाने के लिए काम आता है, पटाखा बारूद। क्वार्टर्स जमुई नवादा क्षेत्र में मिलता है। ये आपको कांच, इलेक्ट्रॉनिक्स इन सभी चीजों के लिए इम्पोर्टेंट है। यूरेनियम आपको गया, नवादा क्षेत्र में मिलता है। अच्छा ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि से बहुमूल्य है। कहाँ पे मिलता है ये तो जरूर याद रखिए साथियों। स्लेट मुंगेर क्षेत्र में मिलता है। इसकी सजावटी के लिए इम्पोर्टेंट है। मैग्नीशियम गया और मुंगेर क्षेत्र में मिलता है, ठीक है। चलिए गिलेना देख लेते हैं, आपको यहाँ पर बांका में मिलता है। अच्छा पेट्रोलियम पश्चिमी चंपारण में मिलता है, ईंधन के रूप में प्रयोग होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ऊर्जा उद्योग में देखते हैं। ऊर्जा बिहार में प्रति व्यक्ति विद्युत उपयोग में 2020 से 24 में 363 आपका यूनिट था बिजली बिल। सर्वाधिक बिजली उत्पादन आपको कौन करता है, खपत करता है, आपको पटना करता है। सबसे कम करता है शिवहर। बिहार में प्रथम आपको ताप देख लेते हैं। बिहार ताप बाढ़ ताप विद्युत संयंत्र पटना में है। बाढ़ में बरौनी आपका काम है, बरौनी बेगूसराय बरौनी में। बक्सर ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है इसे कि कांटी विद्युत उत्पादन निगम कहाँ पर है, तो मुजफ्फरपुर में। काकरापारा अल्ट्रा ककवारा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर है, तो बांका में। इसे डायरेक्ट पूछा है, याद रखिएगा। VPI
कोसी जल विद्युत परियोजना सुपौल में है, पूर्वी गंडक आपका पश्चिमी चंपारण, सोन पश्चिमी आपका रोहतास में, त्रिवेणी आपका पश्चिमी चंपारण, नासरीगंज आपका रोहतास में। चलिए, बिहार में परमाणु विद्युत संयंत्र नवादा के रजौली में लगाने की योजना बिहार उद्योग। बिहार एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए यहाँ खनिज बहुत कम है। चीनी उद्योग, प्रथम चीनी उद्योग 1904 में मसौढ़ा सारण में लगा था। पश्चिमी चंपारण टॉप है जिला चीनी उत्पादन में। चलिए, दूध उत्पादन देखते हैं। देश के दूध आपको बिहार का स्थान 9वां है। वहीं बिहार में सबसे आगे समस्तीपुर जिला है। समस्तीपुर सबसे ग्रामीण जिला भी है बिहार का, याद रखिएगा डिस्ट्रिक्ट वाइज। जूट, 3 बड़े कारखाने हैं जूट के, जैसे पूर्णिया, कटिहार, दरभंगा। पूर्णिया के मौरंगा में जूट पार्क भी है। बिहार में जूट उत्पादन पश्चिम बंगाल के बाद सेकेंड स्थान है। अच्छा, बिहार में भागलपुर में रेशमी वस्त्र उत्पादन में इम्पोर्टेंट है, पूछेगा कि बिहार में सबसे ज्यादा आपका रेशम वस्त्र कहाँ पर पाया जाता है, तो भागलपुर में, याद रखिएगा भी आया है। नेक्स्ट, बिहार में डालमिया नगर, बंजारी, रोहतास के सीमेंट उद्योग है। फूड पार्क, भागलपुर, बक्सर, कटिहार, इन सभी जगहों का फूड पार्क बनाया जा रहा है। बिहार सब्जी उत्पादन में 6ठा स्थान है, ठीक है। फल उत्पादन में 3rd। बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की जा रही है। लीची उत्पादन में पहले स्थान पर आपको बिहार हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, उद्योग और आपको स्थान। फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरौनी में, इंडिया ऑयल कॉर्पोरेशन बरौनी में, भारत बैगन इंजीनियरिंग मोकामा, रेलवे विद्युत इंजन आपका मधेपुरा, आपका मधेपुरा कर लीजिएगा यहाँ पर आप। अच्छा, डीजल एवं इलेक्ट्रिक आपका इंजन हो जाएगा काम मसौढ़ा। आपका कोरेज रिपेयर रेल वर्कशॉप हो जाएगा आपका हरनौत में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसमें कुछ औद्योगिक उपकरण दिए हैं। बिहार स्टेट आपको जो दिया गया है कहाँ कहाँ पे, उसको थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जैसे बिहार स्टेट स्पिन सिल्क आपका भागलपुर में, बिहार आपका स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पटना में। ज्यादातर जो भी आएगा पटना मारिएगा टैग, ठीक है, याद रखिए। इसमें क्या करना है, सिल्क सिर्फ आएगा तो आप करिएगा यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र में जो भी आएगा। अच्छा, किस क्षेत्र में कौन आगे है, ये आपको है। कागज के लिए पूछेगा तो वो समस्तीपुर है, चीनी के लिए पश्चिमी चंपारण, चमड़ा के लिए पटना, रेशम के लिए सूती वस्त्र के लिए गया, औषधि के लिए मुजफ्फरपुर, सीमेंट के लिए रोहतास, उर्वरक के लिए बरौनी, फ्लाईवुड के लिए हाजीपुर, आपका कालीन के लिए ओबरा औरंगाबाद, तेल के लिए आपको बरौनी, ठीक है। ऐसे आप याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। अच्छा, बिहार के परिवहन व्यवस्था देखते हैं। परिवहन में क्या है, सड़क। बिहार में सड़क परिवहन के परिवहन वाहन तीनों चीज चलता है। देश में तीसरा स्थान केरल एवं पश्चिम बंगाल के बाद है पथ आपको घनत्व मामला में। देश में सड़कों की कुल लंबाई 8वां है। पक्की सड़कों की लंबाई देश में आपको 10वां स्थान है। एनएच का सर्वाधिक लंबाई पटना में, एनएच का सबसे कम लंबाई सीवर में। क्वेश्चन ऐसे डालता है। रेल परिवहन देखते हैं। बिहार के प्रथम रेल आपको निर्माण हुआ था 1862 में, हावड़ा से मुगलसराय। बिहार में रेल परिवहन में बिहार का स्थान 8 है। भारतीय रेलवे 19 जोनों में 1 जोन आपको बिहार में, पूर्व मध्य रेल आपको हाजीपुर में, ठीक है। पटना मेट्रो का शिलान्यास आपको मोदी जी के द्वारा 17 फरवरी 2019 को हुआ था, जो कि 15 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है, इसलिए इम्पोर्टेंट है जो स्टार्ट होने वाला है। चलिए, कुल 4 यहाँ पर क्या है, रेल मंडप है। सोनपुर, दानापुर, आपको समस्तीपुर, कटिहार। बिहार में वायुयान की बात करते हैं, देखिए 1960 में इसकी शुरुआत हुई थी। जयप्रकाश नारायण पटना में अंतर्राष्ट्रीय, आपको गया में है, गया आपको अंतर्राष्ट्रीय, दरभंगा में, दरभंगा घरेलू, जोगबनी में, जोगबनी आपको घरेलू, रक्सौल में, ठीक है, घरेलू। नेक्स्ट, जल परिवहन की बात करते हैं तो आपको हम बोले थे वाटरवे 1 आपको गंगा नदी में इलाहाबाद से हल्दिया राष्ट्रीय राजमार्ग 1 आपको 1620 किलोमीटर जोड़ती है। पटना के महेंद्र घाट पर राष्ट्रीय पोत आपका इसकी स्थापना होती है, सबसे सस्ता और सुलभ ये कहलाती है। चलिए, बिहार में पर्यटन देख लेते हैं, इंपोर्टेंट है। जैसे पूछेगा बिहार पर्यटन, लोग बिहार टूरिज्म आपका बिरसपुर बिहार है। जैसे बौद्ध सर्किट के बारे में पूछेगा, बौद्ध धर्म से सभी चीज आप इसमें जुड़ा हुआ है। जैसे महाबोधि मंदिर गया में, विश्व शांति स्तूप राजगीर में, बुद्ध अवशेष स्तूप वैशाली में, सुजातागढ़ आपका कहाँ पे, गया में, अशोक स्तंभ वैशाली में, केसरिया स्तंभ कहाँ पे दोस्तों, चंपारण में। चलिए, जैन भारत आपको सर्किट है, जैसे जैन मंदिर पावापुरी नालंदा में, आपको जैन मंदिर कुंडलवन नालंदा में, जैन मंदिर लछुआर जमुई में, जैन मंदिर आपका कुंडल ग्राम वैशाली में भी है।
नेक्स्ट रामायण सर्किट आपका सीता कुंड आपका सीतामढ़ी, ठीक है। वाल्मीकि नगर पर आपको पश्चिमी चंपारण सिंहेश्वर आपका सहरसा, अहिल्याबाई आपका स्थान है दरभंगा, आपका रामशिला आपका गया, आपका प्रेस शिला हो जाएगा गया। सिख सर्किट देखते हैं, गुरु गोविंद सिंह से रिलेटेड है। गुरु आपका गुरुद्वारा गुरु बाग हो जाएगा पटना में, ठीक है। गुरु नानक कुंड हो जाएगा राजगीर में, गुरुद्वारा बाल लीला हो जाएगा पटना में। किसी को याद धरपर नहीं होता तो कोई बात नहीं, एक बार आप लोग डिटेल्स में पढ़िए, देखिए एक बार अगर पढ़ लीजिएगा ध्यान से, बहुत कुछ ध्यान में रहेगा आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? सासाराम सूरी। चलिए इको सर्किट वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? पश्चिमी चंपारण में। बराबर की गुफा कहाँ पे? जहानाबाद में, बहुत इंपॉर्टेंट है। घोड़ा कटोरा राजगीर में, कांवर झील बेगूसराय में, भीम बांध अभ्यारण्य मुंगेर में, तेलहर कुंड आपका कैमूर में, ककोला झरना कहाँ पे? नवादा में। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में सूची में 12 स्थलों को चिन्हित किया गया। महाबोधि मंदिर कॉम्प्लेक्स बोध गया में है, ठीक है, याद रखिए। 2002 में इसको शामिल किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। नालंदा पुरातात्विक आपका कहाँ पे? 2016 में इसको शामिल किया गया। अच्छा, नालंदा को जो है बख्तियार खिलजी द्वारा ध्वस्त कर दिया गया, याद रखिएगा। बिहार विधानमंडल के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। विधानमंडल में 3 भाग होता है, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। विधानसभा के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। यह निम्न सदन होता है, जैसे हम आपको पढ़ाए हैं लोकसभा संसद में क्या था? लोकसभा, राज्यसभा आपका संसद था। संसद में क्या था? लोकसभा, राज्यसभा आपका राष्ट्रपति। तो लोकसभा को निम्न सदन बोलते थे, ऐसे ही विधानसभा बोलते हैं यहाँ पर आपको राज्यसभा को वहाँ उच्च सदन बोलते हैं, यहाँ पे राज्य आपको विधान परिषद है। राष्ट्रपति वहाँ होता करता था, यहाँ पे आपको राज्यपाल होगा। लेकिन आपको राज्य में जो है मात्र 6 ही राज्य में आपको क्या है? विधान परिषद है। भारत के 6 ही राज्यों में विधान परिषद है, लेकिन यहाँ पर क्या था? विधान आपको लोकसभा मतलब सीटें सब जगह था। तो हम लोग देख लेते हैं। विधानसभा यह निम्न सदन होता है, अस्थायी होता है, कभी भी भंग हो सकता है। इसका वर्णन आर्टिकल 170 में किया गया। आर्टिकल याद रखिए, इंपोर्टेंट है। राज्य विधानसभा अधिकतम संख्या 500 हो सकती है, न्यूनतम आपको 60। यही क्वेश्चन पूछा गया था बिहार दरोगा में, न्यूनतम विधानसभा में कितनी संख्या हो सकती है। बिहार में विधानसभा का सीट आपका 243 है। 38 सीट अनुसूचित जाति या 2 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए, 1 सीट था आंग्ल भारतीय के लिए था। 104वां संविधान संशोधन द्वारा इसको खत्म कर दिया गया। हम आपको पढ़ाए थे विधान लोकसभा में भी 2 सीट जो आंग्ल का था वो भी खत्म कर दिया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। विधान परिषद देखिए, बिहार राज्य की विधायिका द्विसदनीय है, जिसमें विधान परिषद उच्च सदन है, अस्थायी, ये भंग नहीं होता है। इसमें लोग बदलते रहते हैं। जैसे इसका गठन आर्टिकल 169 के अनुसार हुआ। अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की रचना की बात की गई। विधान परिषद की अधिकतम संख्या 1/3, अधिक न्यूनतम आपका 40 होगा, ठीक है। पहली बैठक आपका 20 जनवरी 1913 को हुआ था। कुल आपका 75 इसमें सीटें थी, ठीक है। कार्यकाल इसमें 6 वर्ष होती है, वहीं विधानसभा में कार्यकाल 5 साल की होती है। याद रखिएगा सीटें कितनी है बिहार में, याद रखिएगा जरूर, ठीक है। विधानसभा में कितनी सीटें है बिहार में? 243, ठीक है। यहाँ पर हमने लिख देते हैं 243 सीटें हैं, लेकिन यहाँ विधान परिषद में 75 सीटें हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। विधान परिषद में सदस्यों का चयन आपको जो किया जाता है, विधानसभा के सदस्य 1/3 होते हैं। अच्छा, स्थानीय निकाय 1/3 होते हैं। राज्यपाल द्वारा मनोनीत 1/6 किया जाता है। शिक्षकों द्वारा 1/12। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। निर्वाचन में 1/12 सदस्य। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। विधायी कार्यपालिका न्यायपालिका की शक्ति इसके पास होता है। आर्टिकल 152 से 62 तक है। संवैधानिक प्रमुख होता है, लेकिन मंत्री परिषद के सलाह पर ही कार्य करते हैं। राष्ट्रपति शासन के दौरान सब चीज इसके अंदर में आ जाता है। कोई भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो सब चीज किसके अंदर आ जाता है? राज्यपाल के अंदर ही आ जाता है, याद रखिएगा। स्वतंत्र भारत का बिहार का प्रथम राज्यपाल हो जाएगा जयराम दास दौलत राम। जाकिर हुसैन एवं रामनाथ कोविंद बिहार के ऐसे 2 राज्यपाल रहे जो आगे चल करके राष्ट्रपति बने। वर्तमान बिहार के राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खां हो जाएंगे, ठीक है।
याद कर लीजिएगा। मुख्यमंत्री के बारे में देखते हैं। राज्य की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति उनके पास होते हैं। जैसे देश में प्रधानमंत्री के पास होता है, ऐसे ही यहाँ पर इसके पास होता है। मुख्यमंत्री में अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद का गठन करते हैं। कार्यकाल इनके 5 वर्षों का होता है। स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे, मोस्ट वे भी है। ब्रिटिश शासन के प्रथम मुख्यमंत्री मोहम्मद यूनिस था 1937 में। बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री भोला प्रसाद शास्त्री, याद रखिए। प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा था। प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफ्फार था। प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी थी। वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है। बिहार का पंचायती राज 1992 में लागू हुआ। बिहार में जिला परिषद की संख्या 38, पंचायत समिति की 553 और ग्राम पंचायत की 8,058। नेक्स्ट, सभी स्तरों में महिलाओं को 50% आरक्षण आपको है बिहार में। 7,000 जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन होता है। मुखिया का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान होता है। प्रत्यक्ष उसको कहते हैं जहाँ पे जाके हर एक जनता खुद वोट करती है। 500 जनसंख्या पर वार्ड सदस्य का आपका निर्वाचन होता है। 50,000 जनसंख्या पर जिला परिषद की निर्वाचन होता है। बिहार में राष्ट्रपति शासन पहली बार 29 जून 1968 में लागू हुआ था। आपको 8वीं बार 7 मार्च 2005 को लागू हुआ था। मतलब 8 बार अभी तक राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है, ठीक है। ये आपको वन लाइनर क्वेश्चन हम दे दिए थे, उसको आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, आप दूसरा वीडियो कंपेयर कीजिएगा तो इस वीडियो में हम बहुत फास्ट पढ़ाए हैं, ठीक है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट फैक्टर बता दिए आपको। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।